हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंस लॉन्चर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना वही चैप्टर नंबर 4 का आगे का टॉपिक, जो कि अपना है कोलिजन थ्योरी एंड आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम लोग ये दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस सब चीज़ों पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान देके देखो। सबसे पहला चीज़ तो ऐसा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, क्या वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पर कि क्या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो देखो, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कंपलसरी। कैसे? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो वहां पर मैंने आपको चीजें पढ़ाई थी कि भाई वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पर कि टेम्परेचर भी बताया था मैंने, आपको याद है? तो वहीं पर से अपना पॉइंट निकला टेम्परेचर, कि भाई वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर ना। कैसे डिपेंड करता है? तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद होगा तो आपको, कि जनरली जो रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक नेचर का और एक होता है एंडोथर्मिक नेचर का। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के नेचर का आपका रिएक्शन है। अगर वो एक्सोथर्मिक है और आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जनरली उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। वैसे अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है और आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बट ये तो स्पेसिफिक स्टडी हो गया। इन जनरल अगर मेरे को स्टडी करना है किसी रिएक्शन के लिए विदाउट मेंशनिंग इट्स नेचर ऑफ आइदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो मैं कैसे करूंगा? तो ऐसा नोटिस किया गया कि जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जनरली अगर उनका टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ ही जाता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। यानी अगर कोई किसी रिएक्शन है, मान के चलो आर से पी, ये एट टी टेम्परेचर पे हो रहा है, टी की वैल्यू ले लो आप, मान के चलो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है। इस टाइम पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन था 10 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, यानी वो 1 सेकेंड में 10 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकता था। नाउ मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कितना कर दिया मैंने? अब इसको कर दिया T+10, यानी कि 30+10 यानी 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा पता है आपको? 10 डिग्री राइज होने की वजह से इसका जो स्पीड पहले 10 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर सेकंड था वो अब बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 20 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर सेकंड हो गया। ठीक है, 20 से ज्यादा ही हो जाता है कई बार तो, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा डबल और ट्रिपल करके। ठीक, लेकिन वेट करो सर, अगर रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट करता है तो फिर हम लोगों ने उसको रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन में क्यों नहीं पढ़ा? हम लोगों ने तो रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन में लिख देता हूँ रेट आर स्मॉल आर से, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड बाय द पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये पढ़ा था हम लोगों ने। इसमें टेम्परेचर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया। अब ऐसा क्यों? तो क्या होता है, जनरली ये नोटिस किया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ता इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वो बढ़ता रेट कांस्टेंट के बढ़ने की वजह से। यानी कि कायदे से अगर देखा जाए तो किसी भी रिएक्शन का अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ने से पहले उसका रेट कांस्टेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। आया समझ में? क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा पहले और उसके बाद उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? ठीक है, और यही जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, इसको एक्सप्रेस किया जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के द्वारा। किसी से एक्सप्लेन करते हैं इसको, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अगर अपने को डिफाइन करना है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। आगे समझ में? मैंने अभी आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट एक्चुअल में चेंज होता है, तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री। इसका मतलब होता है कि अगर आपने किसी रिएक्शन को कंसीडर किया, लेट अस सपोज R गिव्स राइज टू P, ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का पहले कंडीशन यानी एट T टेम्परेचर रेट कांस्टेंट है, मान के चलो K। अब मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यानी टेम्परेचर को कर दिया T+10, तो इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू K एट T था ये, अब ये क्या हो जाएगा K एट T+10 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का रेशियो यानी कि फाइनल यानी K T+10 यानी रेट कांस्टेंट एट T+10 टेम्परेचर एंड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T टेम्परेचर। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो इसी रेशियो को बोलते हैं अपन टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल n से, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास आती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आएगी। ठीक है, 2 से ज्यादा भी आ सकती है और जनरली 2 से ज्यादा ही आती है। ठीक है, अब आगे बढ़े अपन।
अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है, देखो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली, यानी कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब कभी भी एक रिएक्शन होता है तो एक रिएक्टेड प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी में बोला गया कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो जनरली एक हार्ड स्फीयर होते हैं। क्या होते हैं, एक ठोस गोलाकार की कोई चीजें होती हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, और इस टकराने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, ओल्ड बॉन्ड, और नए नए बॉन्ड बनने लगते हैं। किसकी वजह से, इस कोलिजन की वजह से, और वही न्यू बॉन्ड बनने की वजह से प्रोडक्ट बनता है। आया समझ में? तो कोलिजन थ्योरी ये बोलता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो कि एक हार्ड स्फीयर है वो आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से उनका पुराना बॉन्ड टूटकर एक नया बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और इसके इसके अकॉर्डिंगली, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली, कि कितना ज्यादा न्यू बॉन्ड बनेगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कितना, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट टाइम पर, यानी एक सेकंड बोल लो आप, एक यूनिट वॉल्यूम पे एक सेकंड में कितना कोलिजन हो रहा है। तो इस कोलिजन को बोलते हैं अपन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी इस नंबर को क्या बोलेंगे अपन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल में कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है कि कितना कोलिजन हो रहा है पर सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम में। एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट सेकंड में, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है, उसी नंबर ऑफ कोलिजन को क्या बोलते हैं अपन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात और याद रखना, इसका ये भी कहना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी कितना जल्दी जल्दी कोई रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ध्यान देना। क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, आपस में टकराएंगे मॉलिक्यूल्स। तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो ऑब्वियसली टकराने की वजह से एक एनर्जी जनरेट होता है, और उसी एनर्जी की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो वो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए और नया बॉन्ड बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसकी वो एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं यहां पर, इस हिसाब से। ठीक है, इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, किस चीज का, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी अपनी Z टाइम्स ऑफ रिएक्टेंट, ये कैपिटल R और जो भी लिखना लिख सकते हो, जो भी रिएक्टेंट दिया होगा, e पावर माइनस EA बाय RT। यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E स्मॉल ए, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो माइनस E अपॉन RT। यहाँ पर Z क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, R रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, E एक्सपोनेंट फॉर्म है, EA एक्टिवेशन एनर्जी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। बट वेट करना, ध्यान देकर सुनो। ठीक है, जब कोलिजन होता है ना, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें, यानी जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट कोलाइड, ठीक है, फॉर्म प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जिसको कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और जब वो लोग कोलाइड करें तो उनका एक ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल एक प्लेन में, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे प्लेन में, और ये लोग कोलाइड कर रहे हैं भाई, तो ऐसा कोलिजन पॉसिबल नहीं है ना। जैसा कोलिजन उसको चाहिए उसी टाइप का कोलिजन उसमें होना चाहिए, उसी टाइप का ओरिएंटेशन होना चाहिए। आगे समझ में? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। और जब ऐसा होगा, यानी जब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी कोलाइड होने के लिए, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, और इसकी वजह से, अगर ध्यान देना, इतना होने के बाद अगर इसकी वजह से प्रोडक्ट बन गया, तो उस टाइप के कोलिजन को बोला जाता है इफेक्टिव कोलिजन। उसको क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव कोलिजन, यानी ऐसा कोलिजन जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ऐसा कोलिजन जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा कोलिजन जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है, डज नॉट रिजल्ट, तो ऐसा कोलिजन जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता उसको बोलते हैं अपन इनइफेक्टिव कोलिजन। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आपको क्लासिफिकेशन दे दिया है, डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। देखना, इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट बनता है, इनइफेक्टिव वो जिसमें प्रोडक्ट नहीं बनता।
इफेक्टिव कोलिजन वो जिसमें मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड यानी प्रॉपर्ली अरेंज रहेंगे एट द टाइम ऑफ कोलिजन, वेयर इनइफेक्टिव कोलिजन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं होते, ठीक है। और इफेक्टिव कोलिजन करते समय जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, ठीक है, ताकि वो कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सके, वेयर इनइफेक्टिव कोलिजन में इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती, जिसकी वजह से अगर वो लोग कोलाइड तो कर लेंगे लेकिन उसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो चलो कोलिजन थ्योरी का मेन पॉइंट को डिस्कस कर लें। देखो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास अप्रोप्रिएट यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिवेटेड होने चाहिए या फिर एक्टिवेटेड स्टेट में होने चाहिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ होनी चाहिए, मतलब उनके पास इतना एनर्जी होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। और मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे तो वो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ कोलिजन, तभी उन लोगों का कोलिजन हो पाएगा, ठीक है। वेयरएज चलो अब इसके कुछ फॉर्मूलेस को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे क्या क्या फॉर्मूला है तो आपने को ऑलरेडी पता है। देखो जनरली केमिकल रिएक्शन जब होता है, ध्यान देकर सुनना, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सिर्फ तभी कन्वर्ट होगा जब उसमें कोलिजन होगा, सही है? हाँ सही है, लेकिन कोलिजन तो दो टाइप का होता है, एक इफेक्टिव कोलिजन और एक इनइफेक्टिव कोलिजन। ये बताओ दोनों में से प्रोडक्ट कौन देता है? तो सर इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट देता है, तो भाई फिर इसी हिसाब से तो रेट जो है वो इफेक्टिव कोलिजन के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था रेट इज इक्वल्स टू जेड रिएक्टेंट टाइम्स ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये फॉर्मूला तो फिर गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा सर? क्योंकि यहाँ पर तो जेड आपने जो लिया है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसमें सारे कोलिजन काउंट होंगे इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, बल्कि इनइफेक्टिव का तो कोई रोल है ही नहीं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, तो ये तो रेट डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि रेट तभी डिसाइड होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा तो रेट डिसाइड कैसे होगा फिर? यानी इनइफेक्टिव कोलिजन को अपने को एक्सक्लूड करना है, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है, या इफेक्टिव कोलिजन को हाईलाइट करने के लिए हम लोग एक अनदर फैक्टर उसमें इंक्लूड करेंगे, दैट इज पी, और पी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, जो कि इफेक्टिव कोलिजन को इंडिकेट करेगा। तो इससे फिर हम लोग का नया फॉर्मूला बन जाता है रेट इज इक्वल्स टू पी इंटू जेड आर इंटू ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है, जहां पर पी क्या है आपका, यही स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जेड तो आपको पता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ई एक्सपोनेंट ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टी एब्सोल्यूट टेंपरेचर, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे होता है करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे अपन। तो नेक्स्ट अब अपन ये देख लेते हैं कि कोलिजन थ्योरी का लिमिटेशंस क्या है। तो देखो कोलिजन थ्योरी के लिमिटेशंस ऐसे हैं कि कोलिजन थ्योरी में क्लियरली ऐसा बोला गया है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो हार्ड स्फीयर होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाई डिपेंड करता है ना कौन सा मॉलिक्यूल आपने कंसिडर किया है, आप ऐसे कैसे किसी को भी हार्ड लोगे, यानी कि उसका एक्चुअल जो है, यानी कि जो एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का जो भी उसमें दिया गया उसको कंसिडरेशन में लिया ही नहीं गया, ठीक है, यानी जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर है उसको कंसिडरेशन में लिया ही नहीं गया है, आपने सिर्फ उसको हार्ड स्फीयर बोल दिया सीधा सीधा, ये तो गलत है ना। तो यही इसके लिमिटेशंस है, और एक्टिवेशन एनर्जी का इंपैक्ट को नहीं एक्सप्लेन किया ये, ठीक है, यानी कैटलिस्ट डालने से क्या होगा ये सब कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई हैं इसके में, ठीक है, कोलिजन थ्योरी में। तो ये सब उसकी खामियां थी। अब वो सब चीजों को हम लोग इसमें दूर कर लेंगे, जो कि अपना है नेक्स्ट आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी क्या बोलता है? देखो आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको आपने ऑलरेडी पहले भी सुन चुका है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताओ कि आपने आर्हेनियस नाम कहां पर सुना हुआ है, ठीक है। सो आर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी, चलो इसमें देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन थ्योरी क्या बोलता है। ये बोलता है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो वो एक्सप्रेस करने का तरीका आर्हेनियस ने दिया था। आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है, तो उसका जो रेट बढ़ता है यानी स्पीड जो उसकी बढ़ती है वो लीनियरली नहीं बढ़ती, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। और उस रिलेशन को उसने एक्सप्लेन किया था k इज इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है, उसने इसको एक्सप्लेन किया था। उसने बोला था कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वो इंक्रीज होता है, और वो भी नॉर्मली नहीं होता, एक्सपोनेंशियली होता है, यानी ई का पावर में होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपोनेंशियली रेट कांस्टेंट बढ़ता है, जहां पर ए जो है, ये ए जो है वो ए क्या है, ए यहाँ पर आर्हेनियस कांस्टेंट है जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आया आपको समझ में? जहां पर ए यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और आर्हेनियस फैक्टर, इसको बोला जाता है ए का वैल्यू है ये, ठीक है, यानी ए को ऐसा कुछ बोलते हैं अपन,
ये आ गया समझ में आपको? इतने में कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब इधर ध्यान देना। तो आरएनएस के अकॉर्डिंगली के की वैल्यू होती है के इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये होता है। यानी कि इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, इसके अकॉर्डिंगली कि भाई जो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियली रेट कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ये आगे समझ में आपको? इतने कोई दिक्कत? भाई अगर जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपोनेंशियली ई के की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली रेट कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अभी आरएनएस इक्वेशन जो होता है वो किस किस चीजों के ऊपर बेस्ड है? तो देखो, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोग सभी को पता है कि कोलिजन थ्योरी की वजह से हो रहा है, क्योंकि कोलिजन थ्योरी के आगे का ही पार्ट है ना। तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन सिर्फ वही कोलिजन जो कि इफेक्टिव नेचर के होते हैं, उन्हीं की वजह से प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, अब ये इफेक्टिव नेचर के होते हैं बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि जिनके पास इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जीज होती है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उसको बोला जाता है कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। और ऐसे एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोलाइड करते हैं आपस में ही ताकि वो हाई एनर्जी को पा सके, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते रहेंगे बार बार ताकि उन लोगों की एनर्जी स्टेट इंक्रीज हो सके, हाई एनर्जी में जा सके और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। आगे समझ में ये? ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना। तो जो एनर्जी उनको चाहिए होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी इनको चाहिए होती है, तो एक हाई स्टेज में इनको चढ़ना पड़ता है ताकि यहां पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके और यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हटा से फिर प्रोडक्ट बना सके। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने तक, यानी किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए, भाई देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमेशा एक्टिव नहीं होता, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, बट क्यों? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है उसकी वजह से बढ़ जाता है। और नंबर ऑफ कोलिजन अगर बढ़ा और एनर्जी भी बढ़ रखी है तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर हुआ? और रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो इस एनर्जी को अचीव कैसे करते हैं? म्यूचुअल कोलिजन से, यानी आपस में जो कोलिजन होता है उसी कोलिजन की वजह से वो लोग उस एनर्जी को अचीव करते हैं। अच्छा, अगर मान के चलो रिएक्टेंट यहाँ पर है और वो एनर्जी यहाँ पर है, इतना अचीव कर रहे हैं उनको ऐसे करके ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, यहाँ पर लेट अस सपोज चलो, तो ये जितनी एनर्जी इनको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। और एक बात याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए था तो, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी मॉलिक्यूल्स उतना जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि उसको कम दूर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कम रिक्वायरमेंट रहेगा, तो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, ठीक है, उतना क्या होगा, एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा एक्टिवेट होते जाएंगे। सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो मैं, जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, जितना कम होगा एक्टिवेशन एनर्जी, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते जाएंगे और प्रोडक्ट उतना जल्दी बनेगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपकी एनर्जी हो गई मान के चलो, ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो गई। ये लेट अस सपोज आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और यहाँ से ये प्रोडक्ट बन रहा है ये, ठीक है। ये यहाँ पर से एक मिनट ना, ये मैं दोबारा इसको ग्राफ को बना देता हूँ थोड़ा सा, देखना, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये इतना एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी है, तो लेट्स सपोज एंथैल्पी है तो HR है, ठीक है, प्रोडक्ट के पास कितनी एंथैल्पी है, तो ये दैट इज HP, ठीक है। तो ध्यान देना, ये रिएक्टेंट का लेवल है, ये एनर्जी उसको चाहिए, और इतने में अभी रिएक्टेंट है, इस लेवल पे रिएक्टेंट है अभी, ठीक है, और इतनी एनर्जी चाहिए, यानी इतना गैप है उन दोनों के बीच में, ये और यही गैप कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये बैरियर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए इसको एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट क्या करता है, इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या बन जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पर जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल बनेगा,
है ना, कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका होगा। तो इसी यहाँ पर जो स्टेज में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रहेगा उसको बोलते हैं अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अचीव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी, और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर लेगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके बाद फिर इसको प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा इसका, फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे समझ में? अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर जाकर मैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का, तो ये निकलेगा डेल एच, जो कि क्या होगा, एचपी माइनस एच आर। देखो ना, एचपी माइनस एच आर, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल बड़ा है कि इनिशियल बड़ा है, भाई ये ओरिजिन है तो ऑब्वियसली फाइनल बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा करो तो क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। यानी ये जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिया ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है, ठीक है, ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, एंडोथर्मिक प्रोसेस का ग्राफ है ये। आगे समझ में? अगर यही चीज मैं आपको एक्सोथर्मिक के लिए बनाऊं, तो लेट अस सपोज ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये इतनी एनर्जी चाहिए, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, ठीक, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के पास एच आर एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास एचपी एनर्जी है, ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, इतनी एनर्जी उसको चाहिए, तो जितनी एनर्जी उसको चाहिए रहती है वही उसकी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बनाएगा उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और यहाँ तक पहुंचने वाले चीजों को, इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पॉट को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर बोलते हैं। इस स्पॉट को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर, क्योंकि इसको क्रॉस किए बिना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सेम है, इधर एनर्जी को बुलाया गया है वाई एक्सिस में, वेयर एज एक्स एक्सिस में रिएक्शन कोऑर्डिनेट को लिया गया है। आगे समझ में? अब यहाँ पर ध्यान देना, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी, अब्सॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों के जो बीच का डिफरेंस वैल्यू इसी को डेल एच बोलते हैं, होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी एचपी माइनस एच आर, बट इस बार तो एचपी कम है और एच आर ज्यादा है, तो एचपी कम है और एच आर ज्यादा है, तो कम माइनस ज्यादा करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। यानी ये कौन से नेचर का हुआ, ये हुआ तुम्हारे एक्सोथर्मिक नेचर का, ये कौन से नेचर का हुआ, एक्सोथर्मिक नेचर का हुआ। क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पर आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों भी समझा दिया, साथ ही साथ आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़े इस पे अपन, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना अभी तक। अब मैं आपको आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे देखो, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, आर्हेनियस इक्वेशन को हम लोगों ने पढ़ा था कि K इज इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यही होता है, ठीक है। तो चलो अब इसमें क्या करते हैं, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। कौन सा लॉग, तो पहले तो नेचुरल लॉग ही लगेगा, तो ln k इज इक्वल्स टू, दोनों साइड ln लग गया तो ये आ जाएगा अंदर में a e पावर माइनस ई ए बाय आर टी। नाउ यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है log ए बी इज इक्वल्स टू होता है log a प्लस log b, तो ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पर यूटिलाइज करने वाला हूँ। तो यहाँ ln k इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना ln a प्लस ln e पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ा है, क्या, log a पावर n इज इक्वल्स टू, n सामने आ जाता है, n log a हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को अगेन मैं इसमें यूटिलाइज करूंगा, मेरे को यहाँ से मिल जाएगा ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी ln e। अब ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है log टू द बेस e। अच्छा तुमको ये पता है, यहाँ पर एक और फॉर्मूला, log e टू द बेस e की वैल्यू 1 होती है, तो ln का मतलब log e होता है, तो अगर ln e है इसका मतलब ln e मतलब log e, और log e टू द बेस e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा 1, तो मेरे को नया इक्वेशन क्या मिलेगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू 1, ठीक है। तो ये 1 हट जाता है। अब इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा ln k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln a, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल गया यहाँ से, तो ये इस इक्वेशन को याद रखना, मैं आगे कन्वर्ट करता हूँ इसको। क्या दिया हुआ था, ln k इज इक्वल्स टू ln ए माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln a। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ln k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर इंटू 1 अपॉन टी, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन टी ऐसा, प्लस ln a। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो y एक्सिस में बनेगा ln k, तो ये y एक्सिस में बन गया ln k, ठीक है। इस एक्सिस में x एक्सिस में बन जाएगा 1 बाय टी, तो ये बन गया 1 बाय टी। सर तो इसको लिखे क्यों,
ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि जनरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वेरिएबल्स आते हैं। ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होता है रिएक्शन के लिए। आर तो वैसी गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर ही को वेरी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ रहे हैं ना रेट कांस्टेंट की, तो टेम्परेचर वेरी करेगा, इसलिए एक्स एक्सिस में मैंने टेम्परेचर को लिया ना। क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ दी हुई है, वो भी पॉजिटिव दी हुई है, तो ओरिजिन से कुछ ऊपर की तरफ होगा। लेट अस सपोज यहां पर है, तो ये जो डिफरेंस की वैल्यू है ये वैल्यू है तुम्हारी lna, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन ऐसा ऐसा और ऐसा तीन तरीके से बन सकता है, डिपेंड करता है स्लोप कितना दिया है। स्लोप दिया माइनस ए बाय आर, यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप होने की वजह से वो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप की वैल्यू निकालूंगा तो स्लोप की वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस ए बाय आर। आया समझ में आपको? तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, और इस इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। इस इक्वेशन को डाल दो तुम इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को मैं इधर लेता हूं, ठीक है, क्या दिया हुआ था, ln k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln a, यही था ना। अब यहाँ पर ध्यान दें, मैं यहाँ पर क्योंकि हम लोग को सभी को पता है कि हम लोग ln को सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग किस चीज को सॉल्व करते हैं, लॉग को सॉल्व करते हैं। तो ln और लॉग में क्या डिफरेंसेस होता है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो ln होता है वो नेचुरल लॉग होता है, और अगर ln को आपको लॉग में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस यही करना है, तो कर दो अपना, क्या दिक्कत है, इसमें पुटअप कर दो, जहां जहां ln दिया है वहां 2.303 लॉग लिख दो। तो 2.303 log k इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस 2.303 log a। अब सब में 2.303 दिया तो उससे सबको डिवाइड कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, यानी कि क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान देना, मैं यहाँ पर एकदम इजी करके बताता हूँ। ये इसको भी 2.303 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, ये आ गया माइनस ए अपॉन आर टी, इसको भी मैं 2.303 से डिवाइड करूंगा प्लस 2.303 log a, इसको भी मैं 2.303 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर ये वाला 2.303 तो कट जाएगा, यहाँ से मेरे को मिल गया log k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी प्लस log a। अगेन मैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा अगेन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो y एक्सिस में मेरे को मिल गया log k, तो y एक्सिस में मैं डाल दूंगा log k को, ठीक है। x एक्सिस में क्या मिलेगा, तो जो कांस्टेंट है मैं उसको हटा दो, तो ये कांस्टेंट था, 2.30 भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, अगेन 1/t ही बचा यहाँ पर भी, तो x एक्सिस में फिर से 1/t आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट दिया log a, तो कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा, लेट अस सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है ये वाली पूरी, ये है तुम्हारी log a के बराबर, ये पूरी ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ठीक है। और स्लोप जो दिया है, स्लोप क्या दिया है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, क्योंकि माइनस दिया है इसलिए लाइन नीचे आएगा, और नीचे आएगा, और यहाँ पर अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करता हूँ तो स्लोप का वैल्यू निकलेगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे स्लोप का वैल्यू, क्लियर हुआ। तो ये सेकंड इक्वेशन और ये सेकंड ग्राफ, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो और ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मान के चलो वही इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं ले लूं, अगर इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था पहले लिख देता हूं, log k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a, ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, इसको दो कंडीशन के लिए निकालता हूं, एट टेम्परेचर, ठीक है, एट टेम्परेचर T1, अगर टेम्परेचर T1 हुआ तो रेट कांस्टेंट क्या हुआ, लेट अस सपोज K1 हुआ, तो फॉर्मूला पुट अप करो तो क्या मिलेगा, log K1 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1 प्लस log a। तो सर बस ये टेम्परेचर T1 पे K1 बस आया, EA1 R1 और T1 क्यों नहीं आया, मतलब T1 तो आया, EA1 में और R में 1 और A में 1 क्यों नहीं आया भाई। देखो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहती है, वेरएज गैस कांस्टेंट भी सेम रहता है, और ये तो आरइनएस कांस्टेंट है तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर चेंज करने से सिर्फ रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हुई, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, वो वहां तक खत्म हो चुका है, अब ये नया टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये जो पढ़ रहे हैं अपन नया टॉपिक है, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 ना, एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K2 हो जाएगा, तो वैल्यू पुट अप कर दो, तो log K2 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 प्लस log a, ये आएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर टेम्परेचर के
चेंज होने की वजह से जो रेट कांस्टेंट चेंज होता है तो उसमें क्या रिलेशन है मैं वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में क्या दिया, log k2, इक्वेशन 1 में दिया log k1 इज इक्वल्स टू ये log, यानी सेकंड इक्वेशन का है, तो लिख लेता हूँ माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी टू प्लस लॉग ए, फिर माइनस करना है किसको, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन प्लस लॉग ए, है ना। इक्वेशन 1 को माइनस करना था तो ये इक्वेशन 1 का वैल्यू है, ये इतना बड़ा तो मैंने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको फर्दर अपन सॉल्व करें आगे। ठीक, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले लूँ, तो एक मिनट रुकना, नेक्स्ट पेज में मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये मिल जाएगा, ध्यान देना, log a माइनस log b। तो देखो log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बाय b, तो ये हो गया log k2 बाय k1 इक्वल्स टू, अब इसको मैं सॉल्व आउट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी टू प्लस लॉग ए, ये माइनस वाला ब्रैकेट खोल लूंगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया, तो ये आया ये अपॉन 2.303 आर टी वन। ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस लॉग ए, तो ये प्लस लॉग ए, ठीक है, ये माइनस लॉग ए और ये प्लस लॉग ए दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से मेरे को मिला log k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी टू, जो यहाँ पर दिया हुआ है देखो मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये प्लस ये अपॉन 2.303 आर टी वन। अब इसमें से कॉमन निकाल दो, तो log k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन निकालूंगा, माइनस ई ए बाय 2.303 आर को कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस वाला बाहर चल दिया, यहाँ पर बचा प्लस वाला 1/t2, प्लस में से माइनस बाहर चला गया तो माइनस बचा 1/t1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिला मैं तुम्हें। और अगर तुम माइनस को अंदर ही रहने देते हो, माइनस कॉमन नहीं निकालते बाहर, तो तुमको फॉर्मूला मिलेगा log k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर, देखो माइनस कॉमन नहीं निकाला तो माइनस यहीं पर रुक जाएगा, तो माइनस 1/t2, और ये वाला है अंदर ही जाएगा तो 1/t1। यानी अगर तुमने माइनस कॉमन निकाला तो ऊपर वाला फॉर्मूला यानी इक्वेशन नंबर 3, और अगर तुमने माइनस कॉमन नहीं निकाला तो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था आर्हेनियस इक्वेशन का रेट कांस्टेंट का चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेट कांस्टेंट कैसा चेंज होता है। और आपको बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट, ये जो है मैंने आपको इक्वेशन जो डिराइव कराया वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अपन अगले टॉपिक में इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ कोलिजन को। ठीक है, सॉरी इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट को डिस्कस करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट को, कि कैटलिस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी रिएक्शन पे। ठीक है, कैटलिस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी रिएक्शन पे, यही अपना एक टॉपिक है जो इस चैप्टर से अपना बच गया है। इस चैप्टर में इतना ही बचा है बस। अब इसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मैं आपको अगले टॉपिक में करा दूंगा। ठीक है, बस फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।